अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। मखसूस नशिस्तें, फैसला आ गया, सुनामी कब आएगा। मखसूस नशिस्तें, 7 जजेस ने 8 जजेस का फैसला कलअदम कर दिया। मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा। विफाक में 2/3 अक्सरियत, हुकूमत मजबूत, PTI के पास ऑप्शंस क्या। कभी खुशी कभी गम, डोनाल्ड ट्रंप फिर बदल गए, लड़ाई शुरू। सुप्रीम लीडर की लोकेशन से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान, क्या इसराइल खौमनाई पर स्ट्राइक कर सकता है। महंगाई में पिसी अवाम स्लैब लूटिंग का शिकार। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मौज़ूआत। इन्हीं पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ पंजाब से ब्यूरो चीफ शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। शहर कायद कराची से सायरा बानो हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी रहनुमा हैं। जबकि शहर इक़्तिदार से मज़हर बरलास, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन करेंगे। तो जिस तरह के आपको बताया कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आ चुका है, तो इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि 12 जुलाई 2024 का सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बनने वाले बेंच ने कलअदम करार दे दिया। अब मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय बाकी तमाम जमातों के दरमियान तकसीम होंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज़्यादा फ़ायदा विफाक में हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुआ। अब कुछ आदाद और शुमार हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर कौमी असम्बली की बात करें तो कुल 22 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बलियों की बात करें तो 55 नशिस्तें हैं। अब इसको आगे मज़ीद सेग्रीगेट करते हैं तो जो कौमी असम्बली है उसमें PMLN के पास 14 नशिस्तें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 5 और JUIF के पास 3। पंजाब असम्बली की अगर बात करें तो कुल 27 नशिस्तें हैं, जिनमें ख़वातीन के पास 24 और अक़लियत के पास 3 नशिस्तें हो सकती हैं। PMLN के पास 23, पीपल्स पार्टी के पास 2, PMLQ के पास 1 और IPP के पास भी 1। KP के असम्बली की बात करें तो कुल 25 नशिस्तें हैं, ख़वातीन की 21 और अक़लियत के पास 4, जिनमें JUIF के पास 10, PMLN 7, पीपल्स पार्टी 7, ANP 1। और सिंध असम्बली की बात करें तो ख़वातीन के पास 2 और अक़लियतों के पास 1, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 और MQM के पास 1 है। तो ये थे तमाम स्टैट्स। और अगर देखा जाए तो मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद पावर कॉरिडोर्स में होने क्या जा रहा है, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ शहजाद हुसैन भट्ट साहब इस पर ज़रा रोशनी डालें। शुक्रिया मुनीज़े, बड़ा दिलचस्प सवाल और अच्छी ओपनिंग की आपने। मुस्तकबिल का नक्शा क्या होना है, सबको फैसला आ गया। मखसूस नशिस्तों का सबको पता चल चुका है, अब पुरानी बात हो गई है। अब इससे आगे चलते हैं। आगे ये है अब कि मखसूस नशिस्तें आने के बाद ये सबको पता था कि यही फैसला आना था, क्योंकि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था वो एक लंबी कहानी आप सुना चुकी हैं, वो सबको पता है कि यही फैसला होना था। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये फैसला खुशाइन है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अच्छा है और ठीक हुआ है। हम आगे चलते हैं। आगे ये है कि इस फैसले आने के बाद अगर आप गौर करें, जो आपने अभी डिटेल बताई बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, इसको इतने मिल जाएंगे, इसको इतने मिल जाएंगे। लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि अब आपको सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत जो है वो मिलने जा रही है। और अब बहुत खुशी की बात है कि काबिल इंतराम मौलाना फजलुर रहमान की भी ज़रूरत अब इस गवर्नमेंट को नहीं रही है, क्योंकि जो भी अफराद, आप जरा थोड़ा सा 10 सेकंड लूंगा, ईरान की तरफ चले जाए। अगर ईरान ने मार खाई है अच्छी जंग लड़ने के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ गद्दारे वतन जो ईरान में थे उन्होंने तबाही मचाई और नुकसान पहुंचाया ईरान को। अब इस मुल्क में गद्दारे वतन खत्म होने जा रहे हैं, वो BLA के हो, वो बलोचिस्तान में, वो KPK में हो। एक अच्छी हुकूमत आ रही है और मैं समझता हूँ इस फैसले के बाद मुनीज़े मुल्क तरक्की करेगा और बेहतरी की गामजन हम जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मज़हर बरलास साहब, आप क्या कहते हैं? शहजाद भट्ट साहब की बात से इत्तफाक करते हैं, क्योंकि विफाक में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत मजबूत हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या बाकी रह जाते हैं? मुनीज़े, शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने पता नहीं तरक्की और खुशहाली कहाँ से तलाश कर ली है। कल का जो फैसला आया सामने, उससे देखिए हमारे कितनी अखलाकी पस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं हम। चले अदालत से जो फैसला आया, 8 सीनियर जजेस का फैसला, 7 जूनियर जजेस ने नया फैसला दे दिया जी। फिर आपको ये भी पता है कि नज़र सानी अपील थी,
नज़र सानी वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने नज़र अव्वल की हो रिव्यू में। तो इसमें 5 जजेस ऐसे थे जिन्होंने नज़र अव्वल की ही नहीं थी, वो नज़र सानी कर रहे थे। अब इसकी बहुत सी तौजीहात पेश की जा सकती हैं, लेकिन मैं सियासी जमातों के एक अखलाकी पहलू पर बात करूँगा कि जैसे मेरा शहजाद हुसैन भट्ट का और सलमान आबद साहब का तीनों के एक एक प्लाट है, उसके सामने 6 प्लाट पड़े हुए हैं जो मुनीज़ मोइन के हैं। अब मुनीज़ मोइन के 6 प्लाटों का फ़ैसला होना था कि ये मुनीज़े के हैं या नहीं हैं, लेकिन हमें ये कहा गया कि तुसी प्लाट वाड़ लो ये, या हमें दे दिए गए। अब ये हमारी अखलाकियात है कि हम के नहीं जी, हमारा हक ही नहीं, हम नहीं लेते। गुजारिश ये है कि हमारी किसी भी सियासी जमात का, ना मुस्लिम लीग नून का ज़मीर जागा, ना पीपल्स पार्टी का, ना MQM का, हत्ता कि मौलाना साहब का ज़मीर भी नहीं जागा। वो तो एक दीनी जमात है कि भाई ये हमारा हक नहीं है, हम नहीं लेते। मैं शाबाश देता हूँ ख्वाजा साद रफ़ीक को कि उन्होंने जनरल इलेक्शन के मौके पर, और वो डॉक्टर चीमा साहब जो थे वज़ीराबाद के, उनको कि उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं जीते, हमारी ये सीट ही नहीं है। तो उन्होंने वो सीट ना लेकर एक बड़े सियासी किरदार का मुजाहरा किया था। आज अगर हमारी सियासी पार्टियों में कोई अखलाकियात होती या अखलाकी तौर पर ये पार्टियां पस्ती का शिकार ना होती तो इनकार कर देती। देखते हैं कि इनकी तरफ से कोई बयान सामने आता है क्योंकि अभी तक इंडिविजुअल्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। सलमान आबिद साहब से पूछ लेते हैं। सलमान साहब, आपको वो वाकया भी याद होगा जब मुस्लिम लीग नून से जो सेनेट में आज़ाद उम्मीदवारान थे, वो सारा किस्सा मैं चाहती हूँ आप शेयर करें हमारे साथ। तब क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है? देखिए, एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इस फैसले के बाद जो आपने कहा ना कि PTI क्या करेगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पहला इम्पैक्ट तो हो गया है ना। ये हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है और उसको अब बहुत सी छोटी जमातों की, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बचाने के लिए उनकी सियासी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। हुकूमत इस पर खुश है। दूसरा बड़ा हुआ कि PTI की जो अददी तादाद है उसको आपने घटा दिया। जो उनकी सीटें बनती थी वो आपने उनको दी नहीं, आपने वो उन जमातों को बांट दी जिनकी वो बनती नहीं थी। अब वो जमातें खुश हैं। तीसरा ये इम्पैक्ट हुआ कि अब KPK की गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आपने तलवार लटका दी है और वहाँ से अब फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा और वहाँ से अली अमीन गंडापुर की हुकूमत भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ मौलाना फजलुर रहमान को राम करने के लिए KPK की हुकूमत उनको भी दी जा सकती है और यह हुकूमत की तब्दीली होगी। क्योंकि अगर KPK की हुकूमत ने एक ऐसा मूड इख्तियार किया बानी PTI के कहने पे जो मुज़ाहमत का होगा, तो उसके नतीजे में KPK की हुकूमत भी मुस्तकबिल का दाव लग जाएगी। फिर आपका अदालती फ़ैसला, ये जो मुतनाज़ा फ़ैसला आया है, इससे अदालत की जो माशाल्लाह तौकीर हुई है वो आज के अखबारात में उठा कर देख लें और सोशल मीडिया पे देख लें। कोई एक ऐसा बंदा कानूनदान नहीं है जो इस फैसले की हिमायत करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये फ़ैसला ही बड़ा अजीब व गरीब है। अच्छा, अब इससे एक और काम होगा। ये जो पोलराइजेशन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब जंग हुई तो हमने देखा कि पोलराइजेशन खत्म हो गई, सारी कौम एक हो गई। अब आप दोबारा जो है उस पोलराइजेशन को जन्म दे रहे हैं। एक तरफ आपने ये सियासी फैसला कर दिया मखसूस रिश्तों का, दूसरी तरफ पंजाब असम्बली के अरकान जो है 26 के करीब, उनकी रुकनीत, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का फैसला कर लिया। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासत अब महाजराई की तरफ बढ़ेगी, तनाव की तरफ बढ़ेगी, टकराव की तरफ बढ़ेगी, पोलराइजेशन हो सकती है इस फैसले से। सायरा जी, आप मुझे बताएं कि आप क्या देख रही हैं, क्या वाकई इससे सियासी तनाव बढ़ेगा? क्योंकि इस फैसले के सियासी असरात क्या हो सकते हैं और अदालती असरात क्या देख रही हैं आप? इस फैसले के बाद तो वो कहते हैं कि आईन और कानून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और क्या मैं कहूँ, मतलब मेरे तो अल्फाज ही शर्मिंदा हो गए कि इसके ऊपर बैठ के, इस बहस के ऊपर हम लोग भी बैठ के बहस क्यों कर। जो वो कहते हैं कि आइन और कानून की धज्जियां बखेरी गई, जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नई सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जजेस ने अपने सीनियर के जजेस का जो फैसला वो किया। बाकी आप ये हुकूमती पार्टीज की बात कर रही हैं। चले नून तो जिस तरीके से 17 सीटों के ऊपर ठोस धांधली से बैठी हुई है और दिखा रही है, हमें चिढ़ा रही है, अता तारड़ वाला इशारा कर रही है कि ये है तुम लोगों का आइन। पीपल्स पार्टी और JUI किस मुंह से ये लेंगी? वो तो जमहूरियत के अलमबरदार हैं। मैं पूछना ये चाहती हूँ मौलाना से भी और बाकी लोगों से भी जो आयतें पढ़ के सुनाते हैं, क्या हासिबों के लिए भी कोई आयत है?
क्या वो आयत भी हमें सुना देंगे कि वो लूट मार का जो माल है वो कैसे उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं? अब इनकी जमहूरियत की बालादस्ती और सारी वो सिविल और भी खुदा जाने किस किस कौन सी बालादस्ती। अभी क्या कहते हैं, सलमान साहब ने कहा, मैंने लिखा भी था कि हुकूमत, किसी ने कहा कि हुकूमत खुश होगी। हुकूमत क्यों खुश होगी? मैं डिबेट को ओपन करना चाहती हूँ सायरा जी, और मैं चाहती हूँ मजहर बरलास साहब से मैं डिबेट को ओपन करूँ। सायरा जी, जब डिबेट ओपन होगी तो फिर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बरलास साहब, आप मुझे बताएं कि एक सुनामी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस फैसले के बाद, कब आएगा ये सुनामी? ये गुजारिश ये है, ये जो बात अभी सलमान आबद साहब ने की ना पंजाब असम्बली वाली, अगर वहाँ अरकान गुत्थम गुत्था हुए हैं, हुल्लड़बाजी हुई है, तो आप पीटीआई के तो 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, तो भाई वो जो नून वाले वहाँ फूलों के हार लेकर खड़े थे वो क्या गुत्थम गुत्थम नहीं हुए थे? तो आप स्पीकर हो के नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हालांकि स्पीकर, ये सायरा जी को पता है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, तो नाइंसाफ़ी तो आपने रेफरेंस भेजने से शुरू कर दी, नाइंसाफ़ी तो आपने मुअत्तली से शुरू कर दी। अच्छा, ये नाइंसाफ़ियाँ वफाक में भी होंगी, ये सूबों में भी होंगी, ये केपी में भी होंगी। और ये सही बात इन्होंने की है कि मौलाना साहब कहीं रोए पीटे हैं कि जनाबे वाला पीडीएम का तो सारा काम मैंने किया था, और उस वक़्त जनरल बाजवा के कहने पे ये ओपन है। अब मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की हुई हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे हमने रजीम चेंज किया। तो अब मौलाना साहब कहीं रोए पीटे कि जनाब मेरे हिस्से में तो कुछ नहीं आया। तो अब सही बात है, कोशिश की जाएगी कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको हुकूमत दी जाए। अब देखिए, कल के इन फैसलों के बाद लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून, जमहूरियत और अखलाकियात का जनाजा उठ गया है। अब इस जनाजे के बाद लोगों के पास क्या रास्ता है? लोगों के पास आखिरी रास्ता अदालत थी। अच्छा। तो अदालत ने तो लोगों को जवाब दे दिया, लोगों के हकूक जो हैं उनको कुचल के रख दिया। तो अब लोगों के पास एक ही रास्ता है कि वो एहतजाज करेंगे और वो करेंगे। शहजाद भट्ट साहब, आप बताएं, अदालत को तो सिर्फ स्टैट्स मैटर करते हैं, ये बरलास साहब की बात से आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, ये अच्छी बात है ना, क्योंकि डिबेट ओपन हो गई है। सबसे पहली बात तो प्लाटो की मिसाल बड़ी अच्छी मजहर बरलास भाई ने अभी दी। और यार मजहर भाई, जिनके लवाकीन फौत हो जाते हैं ना, सारा खानदान फौत हो जाता है, तो उसके बाद वो सारी जदादें जो होती है ना, प्लाट उस पर लूटमार हो जाती है, हुकूमत को मिल जाती है, हुकूमत जब्त कर ले। नहीं, वो माले गनीमत बात की बात होती है जब जंग लगी होती है, जब लवाकीन फौत हो जाते हैं ना, तो फिर वो माले गनीमत हुकूमत का माल होता है, मुफ्त का माल नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो आप पंजाब असेंबली में फरमा रहे हैं ना कि वो बैन कर रहे हैं, 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है पंजाब असेंबली में, और उसकी फुटेज है। अगर आप अच्छे ममालिक को देखें ना, आप मिसाल दें फ्रांस की, आप मिसाल दें न्यूजीलैंड की, क्या वहां हरकत होती हैं? इस तरह जुर्माने नहीं लिए जाते। अब इनसे गुल गपाड़ा करने वालों से पैसे लिए जाएंगे कि ये हराम की कमाई है। सियासत ये तरीका है, वतीरा है कि पंजाब असेंबली में आकर किताबें वज़ीर खजाना के मुंह पर मार दो। नहीं, ये तरीका तो सरीहन गलत है। सायरा जी, आप क्या कहती हैं? मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 20 लाख रुपए के ऊपर। पहले जो ग्रीन लाइन पहले कलर किया फिर उखाड़ी, उसका तो हिसाब दें। जो 10 खरब की करप्शन हुई है उसका तो हिसाब दें। जो बाकी ये आटे में गंदुम स्कैंडल आया, हर तरह के स्कैंडल आए, उसका तो हिसाब दे दें। फिर ये जो मरात बंदर बांट की जा रही है, और इन क्या कहते हैं कि इन बाबुओं के लिए अरबों रुपए की गाड़ियां आई, खुदा के वास्ते दोबारा इलेक्शन मत करवाइएगा। जो मेरा पैगाम जहां तक पहुंचे। सलमान आबिद साहब, क्या इसी के लिए तो नहीं कहते अभी आगाज इश्क है, होता है क्या, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या? देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत का तमाशा है, ये कोई कल पहली दफ़ा पंजाब असेंबली में नहीं सजा। माजी में भी हुक्मरान जमात जब अपोजिशन में थी, कुछ इसी किस्म का मंजरनामा वो कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में दिखाया करती थी। ये कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। महाजराई की जो पॉलिटिक्स है, असम्बलियों के अंदर जो सियासत होती है, तोड़ फोड़ होती है, गालम गलोच होती है, ये सब हमने देखा है, ये नई चीज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है। देखिए, एक कानूनी जंग थी, वो पीटीआई हार चुकी है या उसको हरा दिया गया है। अब वो रास्ता बंद हो चुका है, अदालत का फैसला आ चुका है, अब इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। पीटीआई को महदूद कर दिया गया है उसके अददी तादाद के अंदर। अब एक ऑप्शन उनके पास बचता है सियासी, कि वो मैदान में निकले, एहतजाज करें, अपना मुज़ाहमत करें। लेकिन वो भी पीटीआई की जो इस वक्त की अंदरूनी हालात हैं, वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे
कि पीटीआई कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चला सकेगी। पीटीआई तो अभी अपने अंदर लड़ रही है, अपने लोगों के अंदर उनके गिले शिकवे और बदगुमानियां आ रही हैं, तो इसलिए तहरीक चलाना भी जो है वो इस वक्त उसका इम्कानी मंजरनामा बड़ा सलमान आबिद साहब, बज़ाहिर आसान नहीं लग रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो इस फैसले को किसी भी तरह ऑब्जर्व कर सके, लेकिन फैसला आ चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। इनफैक्ट ये भी कहा है कि अपोजिशन को चाहिए कि हमारे साथ आए और हम मिलकर काम करते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बदल गए, लड़ाई का आगाज। वेलकम बैक। अमरीकी सदर के बदलते हुए बयानात से क्या जाहिर हो रहा है? क्या एक बार फिर से जंग का आगाज होने जा रहा है? इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रहे हैं। कभी सीज फायर का क्रेडिट लेते हैं तो कभी ईरान पर हमला करके खुद को मसीहा साबित करते हैं। ट्रंप ने ताज़ा तरीन बयान में सुप्रीम लीडर के जंग जीतने के दावे को बेवकूफ़ी करार देते हुए कहा कि जंग के दौरान उनको मालूम था कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ थे और ये अमरीकी सदर ही थे जिन्होंने अमरीकी और इस्राएली अफवाज को कत्ल करने से रोके रखा था। उन्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जबकि गुज़िश्ता रोज़ इस्राएली वज़ीर दिफा ने यह कहा कि ख़ामनेई को कत्ल करना चाहते थे, ऑपरेशनल मौका नहीं मिला। ट्रंप का बयान हकीकत के कितना करीब है और क्या इस्राइल सुप्रीम लीडर पर स्ट्राइक कर सकता है? मैं चाहती हूं कि मज़हर बल्ला साहब आप बताएं, अमरीकी सदर के बयानात को बाय द वे तो नहीं लिया जाना चाहिए? क्या इन बयानात को संजीदा कंसिडर किया जाए और क्या वो दोबारा से कोई लाहा अमल बना रहे हैं ईरान पर अटैक करने के लिए? मेरा ख्याल है वो इसी तरह के ड्रामे करते हैं। अमरीकी सदर वो रेसलिंग ही समझते हैं, ये सारा खेल जो है उसको कभी कोई बयान दाग देते हैं, कभी कोई। अगर ये इतने ताकतवर थे तो जंग बंदी की दरख्वास्तें क्यों की? वो कतर के वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के मीडिया को बताया कि अमरीकियों ने दरख्वास्त की थी कि आप ईरान को रिक्वेस्ट करें और ये जंग बंदी हो जाए। ख़ुद इस डोनाल्ड ट्रंप ने, अमरीकी सदर ने कहा कि जी आखिरी 2 दिनों में तो इसराइल का बहुत नुकसान हुआ। तो जब आप सारा कुछ मान चुके हैं और ये ज़मीनी खदाओं वाले दावे जो है ना कि हम फ़लाँ को मौत दे सकते हैं, फ़लाँ को नहीं, आपको ठिकानों का पता मार देते किसी को। जबकि इसके मुकाबले में देखिए जो आयतुल्लाह ख़ामनेई है वो कहते हैं कि जी मुझे तो इस जान की कोई परवाह नहीं, मैं तो शहादत के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो हुसैनी रास्ते का मुसाफिर हूँ। ये जिस्म क्या चीज़ है? मैं अपना सब कुछ कुर्बान करता हूँ इस रास्ते में। मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि ईरान जो है वो एक नज़रिए पे खड़ा है, वो मफादात के तहत नहीं खड़ा। उसको आप लालच दें, जो मर्जी करें, ईरान ये बातें नहीं मानता लालच वाली। अगर लालच की बातें माननी होती तो ईरान की जो मौजूदा रजीम है ये तो दुनिया से हाथ मिला लेती, पाबंदियाँ ख़त्म करवा लेती। लेकिन वो हक की लड़ाई लड़ रही है। वो रजीम पूरे मशरक़ वस्ता में वहाँ एक नाजायज़ रियासत है जिसने बहुत से लोगों को तंग कर रखा है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते हैं वो लोग, इर्द गिर्द और मुल्कों पर भी जुल्म करते हैं। तो अब अमरीकी सदर अगर इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो फिर अपने पहलवानों को फिर से तैयार कर रहे हैं, इंडिया और इजराइल को, और फिर से लड़ाई चाहते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि अब जो लड़ाई होगी उसमें बहुत बड़ी शिकस्त अमेरिका को होगी। आपकी इसी बात से मैं शहजाद भट्ट साहब के पास एक बात लाना चाहती हूँ। अमरीकी सदर का लहजा आपने देखा भट्ट साहब, और दूसरी तरफ आप ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लहजा भी देखें। वो कह रहे हैं कि अगर ट्रंप कोई मामलात संजीदा तरीके से हल करना चाहते हैं तो फिर उनको नहीं चाहिए कि वो इस लहजे में बात करें, उनको अपना लहजा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। करख्तगी हमें ईरान की तरफ से भी नज़र आ रही है, यानी कि ईरान अभी तक संजीदा है और वो भी ये कह रहा है कि अगर किसी भी मुल्क की जानिब से, खा वो अमरीका हो या इसराइल, ऐसी कोई भी जारहियत की जाती है तो फिर ईरान दोबारा से मज़ाइलों से हमला करेगा। दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़े आप। असल में बात यह है कि पाकिस्तान ने जो भारत के साथ सलूक किया है ना, उससे ट्रंप भाई साहब ज़रा हिल गए हैं, थोड़े से दिमागी तौर पे हिल गए हैं। अब वो ट्विटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है उन्होंने। और जो बात आप कर रही हैं, ईरान अभी तक संजीदा है। हाँ संजीदा है। क्यों संजीदा है? उसको इसलिए पता चल गया है कि आज तक ईरान का पाकिस्तान पर एक भी एहसान नहीं है। हमारी कभी उसने खुलकर हमायत कभी नहीं की।
हमने हमेशा ईरान की हमायत की है और आज भी हम ईरान के पीछे खड़े हैं। ईरान अगर संजीदा है तो अब उसको पता चल गया है कि जो भारत कभी उसका दोस्त हुआ करता था अब वो दोस्त नहीं है। उसकी सफारती तल्लुकात, सफारती पॉलिसी ईरान की गलत थी, अब आकर ठीक हुई है। अब आकर पाकिस्तान, टर्की और चाइना उसके पीछे खड़ा हुआ है तो वो संजीदा से भी संजीदा होना शुरू हो गया है। इट्स गुड फॉर अस। सवाल यहां पर यह है, अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो जिस तरह बरलास भाई कह रहे थे, अमेरिका को खतरनाक नहीं जिल्लत में शिकस्त होगी, ये दुरुस्त है। और इसलिए आप देखें फील्ड मार्शल का दौरा करके मैं आई एम फील प्राउड, मैं खाना खा रहा हूं आसिम मुनीर के साथ, ये अल्फाज ट्रंप कह रहा है। ठीक है, और ईरान की भी स्टेटमेंट्स यही जाहिर कर रही हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल के पास अमेरिका के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो हमारे मिसाइल्स को फेस नहीं कर सके। ठीक है, ईरान इसराइल जंग को जरा एक तरफ रखते हैं। सायरा जी, आप मुझे बताएं कि अमरीकी सदर क्या गजा और इसराइल के दरमियान कोई पीस ट्रीटी करवा सकते हैं, कोई अमन मुआहिदा हो सकता है, ये जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं? सबसे इन तमाम हालात देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो अमेरिका में रेजीम चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो जो दूसरे मुल्कों में रेजीम चेंज करवाते फिर रहे, उसको अपने मुल्क में बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो एक शख्स पल में तोला पल में मासा, एक दिन उसकी एक ट्वीट आती है फिर दूसरे दिन उसकी दूसरी ट्वीट आती है, ये शख्स तो वो कहते हैं दुनिया के अमन के लिए बहुत खतरनाक है। आप ये कह रही हैं। हाँ जी। और ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं या जिस लहजे में वो बात कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये कुल्हाड़ी जो दरख्त काटने को तैयार है, इस कुल्हाड़ी के अंदर जो दरख्त जो दस्ता है वो उन्हीं दरख्तों का हिस्सा है। मुझे तो जब से ये मुस्लिम उम्मा से मिलकर आए उसके बाद से किसी साजिश की बू आ रही कि शायद खुदा जाने किसने इनको थपकी दी है या कौन इनकी कमर के पीछे खड़ा है जो वापस से ये ईरान को इस तरीके से आंखें दिखा रहे हैं और इस तरीके से बात कर रहे हैं। और मैं क्या बोलूं इस पे, क्योंकि ज्यादा कुछ बोलूंगी। सायरा जी, तो आपका पॉइंट आ गया। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बताएं, आपको बज़ाहिर क्या नजर आ रहा है अमरीकी सदर के इस बयान से, इस ट्वीट से? आपको लगता है कि वो अब की बार संजीदा हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ईरान इसराइल तनाज़े में जंग बंदी ज़रूर हुई है लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई है और जंग का एक और नया स्क्रिप्ट जो है वो लिखा जा रहा है मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बुनियाद बना के, जिसका जिक्र कल मैंने किया था। तो इसलिए अभी आपको ईरान इसराइल तनाज़ा भी मिलेगा, अमेरिका के बयानात में उतार चढ़ाव भी नज़र आएगा। कभी वो ईरान की हिमायत कर रहे होंगे, कभी वो ईरान को धमकियां दे रहे होंगे, कभी वो इसराइल की सरपरस्ती कर रहे होंगे। क्या ख़ामेनी को स्ट्राइक करेंगे? देखिए, अभी वो स्ट्राइक की स्टेज नहीं आई। अभी तो स्टेज ये है कि ईरान पे दबाव बढ़ाकर उनके साथ एटमी मामले के अंदर जो है ना सौदेबाजी की जाए, उनके साथ मायदे पे दस्तखत करवाए जाएं, उसकी तरफ लाने की कोशिश की जाएगी। और ये अरब ममालिक, मैंने कल भी कहा था कि बहुत से इस वक्त जो है वो अमेरिका की पुश पे खड़े हैं, इसलिए अभी ये हालात जो है वो और ज़्यादा तनाव की तरफ जाएंगे। ईरान मुज़ाहमत कर रहा है, लेकिन अब पहली बात तो ये है कि इस ईरान इसराइल जंग से पहले अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे ना एटमी जोड़ी प्रोग्राम के ऊपर। उस वक्त इसराइल ने उसको मुतनाज़ा बनाया ना, इनिशिएटिव लेके जंग को, और अब भी कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है और बातचीत चलनी चाहिए। और बातचीत ईरान ने भी कहा है कि वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले जारियत को ख़त्म करे। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईरान इसराइल तनाज़ा बढ़ेगा। वैसे लाइटर नोट पर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, भट्ट साहब ने कहा है कि ट्रंप को हिल गए। अगर ट्रंप वाकई हिल गए तो फिर हुकूमत को भी मशवरा दे दें भट्ट साहब कि वो जो नोबेल पीस प्राइज का उनको देना नाम, उसका वापस ले ले। एक पागल के लिए तो ये अवार्ड नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, घेर रहे हैं उसको एक तरह से कोशिश कर रहे हैं ना सब मिलकर के किसी तरह के ये शख्स बाज आ जाए। अब देखा ये जा रहा है कि अमरीकी सदर तो कह रहे हैं कि भाई तमाम ममालिक को मिलकर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने इसराइल को रोका, मैंने इसराइल को नकेल डाली कि आप ईरान पर अटैक ना करें। मगर अब की बार ईरान को भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर आपने संजीदगी का मुजाहरा ना किया, आपने हमारे सुप्रीम लीडर के साथ अदब से बात ना की, तो फिर इस तरह नहीं चलेगा, जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से भी भरपूर तरीके से। एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे महंगाई में पिसी अवाम स्लैब लूटिंग का शिकार। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और अब कुछ बात करेंगे कि महंगाई में पिसी हुई आवाम को किस तरह स्लैब के जरिए लूटा जाता है। अब ये स्लैब क्या है और इसे किस तरह लूटा जाता है, इस खबर की तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में बिजली का बहरान सिर्फ लोड शेडिंग या महंगे निर्खों तक महदूद नहीं है, बल्कि एक और गैर महसूस तरीका भी है जिससे आवाम की जेबें खाली की जा रही हैं, जिसे स्लैब लूटिंग कहा जाता है। स्लैब सिस्टम क्या है,
हुकूमत बिजली के निर्ख मुख्तलिफ यूनिट्स के लिए मुख्तलिफ रखती है। मिसाल के तौर पर 1 से 100 यूनिट तक सस्ता, 101 से 200 यूनिट तक कदरे महंगा, 201 से 300 यूनिट्स तक मज़ीद महंगा। अब ये सिस्टम क्या है, मैं चाहती हूँ कि मज़हर वल्लाह साहब आप ही बता दें। ये लूटने के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। खैर ये नया तो नहीं है, ये पुराना ही है, मगर हम चाहते हैं अवाम को आप इस बारे में मज़ीद बता दें। मुनीसे, मैं बड़ा सादा सा बंदा हूँ। देखिए, पहले तो वो IPPs का हिसाब होना चाहिए। वो IPPs की जो लूट मार है वो कौन से ख़ानदान हैं, किन ख़ानदानों के चश्मो चिराग हैं जिन्हें पाकिस्तानी सरमाया मुफ्त का माल समझ के डॉलर्स की सूरत में दे दिया जाता है। इस पे तहकीक कर लें, सुनने वाले भी, आप लोग भी। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान में बिजली महंगी कैसे दी जा रही है। इसमें फ़र्ज़ करें 100 यूनिट तक आपको 500 रुपया आता है बिल, तो जो ही आपका 101 यूनिट होगा तो आपका बिल 8000 हो जाएगा। ये लूट मार का क्या अजीबोगरीब तरीका है। अभी आप देखें एक और काम, एक जुर्म ही सरजद नहीं हुआ और कहा गया है कि ट्रैफिक चलान आपने 12 अरब के करने हैं। वो भाई, लोगों को जुर्म तो सरजद होने दो। जुर्म से पहले ही तय कर लिया है कि इतने चलान करने हैं। तो ये एक ऐसी हुकूमत है जो जाली फार्म 47 वाली हुकूमत है। इसने फ्रॉड के ज़रिए लूट मार का प्रोग्राम बना रखा है। भाई, लोगों को लूटा जा रहा है और हर तरीके से लूटा जा रहा है, हर मोड़ पे। आप सिर्फ बिजली की बात क्यों करती हैं? पाकिस्तान में देखें, इंडस्ट्री इसीलिए तो तबाह हुई है कि हम मैच नहीं कर रहे दुनिया के साथ। हमारे यहाँ एनर्जी इतनी महंगी है कि हम अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ करें, ये एक कप बनाती है एक फैक्ट्री, तो दूसरे मुल्क सस्ता बना लेंगे चूँकि वहाँ महंगी बिजली नहीं है, हमारे यहाँ महंगी है। भी बंद की हुई है। जी हाँ, तो इसीलिए हमारी इंडस्ट्री बंद है। हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी मईशत को कैसे कामयाब कह सकेंगे? पता नहीं भट्ट साहब को किधर से खुशहालियां नजर आती हैं। आपने अगर भट्ट साहब से सवाल पूछ लिया तो हम भी पूछ लेते हैं। भट्ट साहब बताएं, किधर है खुशहाली, कहाँ से नजर आ रही है आपको? नहीं बर्रास भाई, मुझे खुशहाली नज़र नहीं आ रही। हुकूमत को जिस तरह काम करना चाहिए, 100% तक महंगाई को कंट्रोल कर लेना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को कर लेना चाहिए, अभी तक वो काम नहीं हुए। लेकिन मुझे जो नज़र आता है कि ये हुकूमत काम कर रही है, KPK की तरह सवाद में बंदे मर रहे हैं, उनको जाकर नहीं कोई बचा रहा। ये हेलीकॉप्टर मरियम नवाज लेके आ रही है, इसलिए मुझे होप है कि ये हुकूमत काम करेगी। अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा, जो मुनीसे का सवाल है, नो स्लैब लूटिंग। अच्छा जी, इसके साथ बिजली का बड़ा जुल्म ज्यादती हो रही है। मैं आपको यह खबर भी दे रहा हूं कि 30 जून से सेहत कार्ड भी मुकम्मल तौर पर पंजाब में बंद होने जा रहा है। हूँ तुम उठते हुए प्रोग्राम कर दियोगे जी, सेहत कार्ड बंद हो गया जी, PIC च मरीज नो लगे जी। यार समझने की कोशिश करो, इस मुल्क में जो अब तक गंद पड़ा हुआ था, अब उसको साफ करने का वक्त आ गया है। एक सिस्टम बनने हैं, जो बिजली चोर हैं उनको पाबंद सरासर किया जा रहा है, जो मुफ्त के प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो सेहत कार्ड के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए लोगों का लूट कर खा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। अब एक सिस्टम आ रहा है। अल्लाह करे ये हुकूमत 5 साल चल जाए। आप भी दुआ करें, सायरा की दुआ से वैसे चल जानी है हुकूमत, ये वो करेगी। तो अगर ये सायरा दुआ कर दे, 5 साल हुकूमत चल जाए और ये निज़ाम ठीक ना हो तो इसको उतार के नीचे फेंक जाए। मैं मुतफिक हूँ आपकी राय से। फिर मुनीज़ा जी, सायरा जी, कहाँ आपको लगता है ये हो सकता है? BISP में 700 अरब कर दिया गया BISP का। ये सारा जी से पूछ ले BISP का। बरला साहब, जरा सायरा जी को अपनी बात कर लेने दें। सायरा जी, आप मुझे बताएं, सेहत कार्ड बंद कर रहे हैं तो क्या ये स्लैब सिस्टम भी बंद करेंगे? अब भट्ट साहब खुदा जाने, वो कहते ना कि अब हुब्बे अली बुग़्ज़े माविया, इस तरह की कोई मिसाल है कि पता नहीं है मोहब्बत में कर रहे हैं, किसी के बुग़्ज़ में कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी मतलब हर चीज में आके आपने भी बिजली का मतलब असल मुद्दे पे नहीं आना। सेहत कार्ड बंद होने जा रहा है। हमने जो ब्यूरोक्रेट बाबू हैं उनको मोनेटाइजेशन के नाम पे पेट्रोल का पैसा भी दे रहे हैं, जिनके लिए गाड़ियां लाकर उनको दी जाती हैं, इनके दौरे चल रहे हैं। वजीर मुशीर मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? असल मुद्दे पर तो आए। आप कह रहे हैं ना कि इस पर प्रोग्राम कर लेना है। मैं आपकी बात करती हूँ मुनीस से, प्लीज जरा जो हज स्कैंडल हुआ है उसके ऊपर एक प्रोग्राम कर ले। जो 65,000 हुज्जाज कराम का पैसा है वो किसकी जेब में गया है?
बाकी आप आईपीएस की बात कर रही हैं, आईपीपीएस की। मैं 2018 हुकूमत में थी, मुझे इस हुकूमत से हमेशा एक गिला है जो मरते दम तक रहेगा, कि उन्होंने एक नारा लगाया था रिफॉर्म्स लाने का, लेकिन खुदा जाने किसने उन लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, किसी का ध्यान जाने नहीं दिया, कमरों में बंद कमरों में बुला के फाइलें दिखा दी कि चलो बेटा अब 3.5 साल इनको चोर और डाकू कहो, हम इनसे डील कर रहे हैं। ये आईपीपीएस में आधे तो अपने पाकिस्तानी है, हुकूमत खुद उसमें है, हुकूमत खुद उसमें है, मतलब कोई इनको कटहरे में नहीं, जो मुद्दा है उस मुद्दे को कोई भी नहीं उठा रहा, सब आए बाएं शाए कर रहे हैं। इनका गरेबान पकड़ते क्यों नहीं है नून और पीपल्स पार्टी का, कि किस तरीके से आप लोगों ने आईपीपीएस हमारे कहते हैं कि आफ्टर ऑल दम तक का सवाल यही है, क्या पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलेगा? आप मुझे बता दें सलमान आबिद साहब कि ये स्लैब लूटिंग किस तरह से हो रही है, क्या लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा? कह रहे हैं कि सहूलत देंगे, लोगों के लिए रिलीफ पैदा करेंगे, मगर किस तरह करेंगे? क्या स्लैब सिस्टम के जरिए करना है इन्होंने? देखें, एक तरफ बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा, दूसरी तरफ बढ़ती हुई लोड शेडिंग, और तीसरी तरफ ये जो टैरिफ की बात आपने की है, स्लैब की बात आपने की है। अंदाज़ा लगाइए, दुनिया का अनोखा मुल्क होगा अगर मैं 201 यूनिट बिजली खर्च करता हूँ तो मुझे जो है 201 यूनिट का बिल नहीं देना, मुझे 300 का यूनिट का बिल देना है। ये क्या बदमाशी है, ये क्या जबर है, ये क्या जुल्म है उस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। बिजली की कीमतें भी बढ़ाएं, लोड शेडिंग भी करें और फिर टैरिफ के नाम पे लूट मार करें। अभी आप उठा के देखें कि किन किन लोगों को बिजली माफ है पाकिस्तान में। इस पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जो है उनके किन किन के घरों के अंदर बिजली माफ है, किन किन के टैरिफ माफ है, किन किन के घर में लोड शेडिंग नहीं होती। ये सारा हुक्मरानी का निज़ाम किसी एक हुकूमत का पैदा करदा नहीं है, इसमें सारी हुकूमतें शामिल हैं। सवाल ये है कि आप लोगों को रिलीफ देने की बजाय उनको आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। आपको याद है ना बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते थे, आपको याद है मरियम नवाज क्या कहती थी, आपको याद है हमजा शहबाज क्या कहते थे, 200 यूनिट माफ, 300 यूनिट माफ, 200 यूनिट माफ। आज वो कहाँ गए यूनिट माफ करने वाले, मुझे बताइए। आज जिस तरीके से लोगों को कुचला जा रहा है, आप जाके देखें 4-4, 5-5 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है, और आप कह रही है कि जनाब बिजली के टैरिफ के ऊपर जो है ना वो लूट मार ना करे। तो ये सारी अयाशी कहाँ से हुक्मरान तबका करे, लीड करे जो वो करना चाहते हैं। सायरा जी आप 10 सेकंड्स में अपनी बात कह लें। नहीं, मैं कह रही हूँ सिर्फ गर्दिशी कर्जे में, क्योंकि मैं पावर कमेटी की मेंबर भी थी। गर्दिशी कर्जे में जितने थाने हैं पूरे मुल्क में और बड़े बड़े इदारे, सिर्फ आप उनका बिल देख लें कि वो कितने डिफॉल्टर हैं। मुशर्रफ दौर में जब उन्होंने जर्मन से एक के इलेक्ट्रिक का सरबराह बना के बुलाया था, उस बंदे ने बताया था, उसकी रिपोर्ट मौजूद है, मैं आपसे शेयर करूंगी, कि 90% जो चोरी है वो ये जो हमारे कहते हैं कि क्या बोलते हैं, शुरफा बोलते हैं, क्या अशराफिया, वो करते हैं। तो अशराफिया बदमाशिया है, वो अशराफिया नहीं है। 90% ये बदमाशियां करती है और 10% अगर किसी गरीब को करता है तो मैं वो बोझ 90% का 10% पे नहीं डाल सकता। और भट्ट साहब, सेहत कार्ड बंद करने के बजाय ये तो 700 अरब बढ़ा दिया आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, आपकी गवर्नमेंट ने, वो बंद करवाएं। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है। जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर पे लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए, टैरिफ के नाम पर जो लूटमार की जा रही है उसको खात्मा होना चाहिए। ये जो कहते हैं कि हम रिलीफ देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।